नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां मिशन 2024 को लेकर बीजेपी का बड़ा मंथन। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में अहम बैठक जारी। केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। मोर्चों के प्रभारी बीजेपी महासचिव भी बैठक में शामिल है। तो बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में ये अहम बैठक जारी, जहां केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। मोर्चों के प्रभारी अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, तो वहीं बीजेपी के महासचिव भी इस बैठक में शामिल हैं और इस दौरान 2024 को लेकर मंथन चल रहा है। बीजेपी जीत का मूल मंत्र तय कर रही है कि 2024 में भी कमल कैसे खिलाए और बीजेपी की वापसी कैसे हो, इसको लेकर देखिए चर्चा की जा रही है, विचार विमर्श हो रहा है। केंद्रीय संगठन मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। मोर्चों के प्रभारी बीजेपी महासचिव भी बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। तो देखिए, एक तरफ उपचुनाव की तैयारी प्रदेश स्तर पर हो रही है, तो वहीं उपचुनाव को लेकर तैयारियों के साथ साथ नगर निकाय चुनाव की तैयारियां हो या फिर लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो, बीजेपी बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। और अभी भी देखिए इस सिलसिले में खास ये बैठक चल रही है, जहां मोर्चों के प्रभारी बीजेपी महासचिव भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। मिशन 2024 को साधने के लिए ये खास तौर से बैठक हो रही है। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या बड़ी योजनाएं हैं जिनके साथ मैदान में प्रचार प्रसार और जोर शोर से किया जाएगा, इस पर चर्चा की जा रही है। केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक का हिस्सा है और अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक की। तो मोर्चों के प्रभारी बीजेपी महासचिव भी बैठक में शामिल हैं। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां मिशन 2024 को लेकर बीजेपी का बड़ा मंथन चल रहा है, जहां बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में ये अहम बैठक आयोजित की गई और ये बैठक अभी चल रही है। इस बैठक में तमाम अहम मुद्दों को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हो रही है। मोर्चों के प्रभारी बीजेपी महासचिव भी इस बैठक में शामिल हैं। तो बीजेपी की ये बड़ी बैठक 2024 को लेकर। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी? देखिए, बड़ी बैठक मिशन 2024, क्या कुछ अपडेट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें कहीं ना कहीं 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो गुजरात विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली एमसीडी के चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी, चूंकि ये जो पूरी बैठक है वो जो संगठन के महामंत्री है संगठन मंत्री है बीएल संतोष, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और कई बातों को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि जिस तरीके से एमसीडी चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची कल ही जारी की है एमसीडी चुनाव को देखते हुए। इसके अलावा गुजरात में विधानसभा के चुनाव है, तो किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, इन सभी बातों को लेकर आज एक रणनीति बनेगी। और सबसे खास बात है कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक हो रही है और इस बैठक में शामिल सभी लोग जो प्रभारी हैं या महासचिव हैं, वो अपना अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उनकी आगे की रणनीति है, वो क्या कुछ बीजेपी के लिए बेहतर करने वाले हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि गुजरात में सिंगल सीट पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो, और यही बात कहीं ना कहीं दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लेकर जनता के बीच में जाए और एक रणनीति बनाई जाए किस तरीके से चुनाव प्रचार जो है वो एमसीडी चुनाव में करना है। और यही कारण है कि तमाम, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, दोनों ही लोग गुजरात चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं और एक एक पल पल की जो अपडेट है वो प्रधानमंत्री तक भी पहुंच रही है। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हुई है, करीब 10-10:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई है और तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ अहम जिम्मेवारियां भी राष्ट्रीय महासचिवों को दी जा सकती है। बिल्कुल। और देखिए पीयूष, बड़ी ये बैठक, इस पर आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।
लखनऊ से अब खबर, जहां जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में घायल मजदूरों का पूरा मामला, घायल मजदूरों का उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है। मदद के लिए गृह विभाग ने जम्मू कश्मीर के गृह विभाग से फोन पर बात की है। आतंकी हमले में घायल सभी मजदूर गोरखपुर के रहने वाले हैं। घायलों को सही इलाज के लिए आग्रह किया गया है। तो देखिए, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकी के हमले से घायल हुए मजदूरों का आप देखिए संज्ञान लिया है उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने, और जम्मू कश्मीर के गृह विभाग से फोन पर बातचीत की है और साथ ही साथ ये आग्रह किया है कि जो घायल हैं उनको सही इलाज मुहैया कराया जाए, उनको प्रॉपर देखरेख में रखा जाए। इसको लेकर खासतौर से आग्रह किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां घायल मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है। मदद के लिए गृह विभाग ने जम्मू कश्मीर के गृह विभाग से फोन पर बात की है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर के गृह विभाग से फोन पर बात करके ये आग्रह किया गया है कि घायलों को सही इलाज मुहैया कराया जाए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी समझ रही है और उसे अदा भी कर रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में कई मजदूर घायल हुए हैं। उन घायल मजदूरों में कई मजदूर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से हैं, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश गृह विभाग को निर्देशित किया था कि पूरे मामले को लेकर लगातार नजर बनाए रखी जाए। कितने ऐसे मजदूर हैं जो गोरखपुर या उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से आते हैं, उनकी सुध ली जाए और सीधे तौर पर ये देखा जाए कि उनको प्रॉपर तौर पर इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर कोई ऐसे घायल मजदूर हैं जिनको प्रॉपर तौर पर अगर इलाज की बेहतर जरूरत है तो उनको उत्तर प्रदेश के किसी अस्पताल में भी शिफ्ट कराकर वहां पर इलाज दिया जाए, जिस पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह ने गृह विभाग जम्मू कश्मीर से बातचीत की है, जिसमें यह आग्रह किया गया है कि जो भी मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं, खासतौर पर जो गोरखपुर जिले से ज्यादातर मजदूर आते हैं, उन मजदूरों को प्रॉपर तौर पर इलाज दिया जाए। अगर कोई ऐसा मजदूर है जिसको हायर सेंटर की जरूरत है या किसी बेहतर इलाज की जरूरत है तो उसको तत्काल यूपी या दूसरे ऐसे जगहों पर रेफर किया जाए जहां पर उसको बेहतर इलाज दिया जा सके। तो सीधे तौर पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के जो भी लोग दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं या किसी काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, उनको भी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी सेवाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, वो उनको मिल सके। और अगर कोई घायल जैसी स्थिति है तो बेहतर से बेहतर उनको इलाज दिया जा सके, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को निर्देशित किया था, जिस पर गृह विभाग ने जम्मू कश्मीर के गृह विभाग से बात करके ये आग्रह किया है कि उनको बेहतर इलाज हो। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की किसी तरीके की मदद की जरूरत है तो वो भी उत्तर प्रदेश सरकार देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जी बिल्कुल। तो देखिए, कहीं ना कहीं बड़ी ये बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है। बहुत शुक्रिया इसके आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, डिंपल यादव कल करेंगी मैनपुरी सीट से नामांकन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव। सपा ने डिंपल यादव को मैनपुरी सीट से प्रत्याशी बनाया है। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए बीजेपी का पैनल भी तैयार है। लगभग रामपुर खतौली विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने अपना पैनल तैयार किया है। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए ममतेश शाक्य पर मंथन, रघुराज शाक्य, प्रेमपाल शाक्य, प्रदीप कुमार भी शामिल हैं। रामपुर विधानसभा सीट के लिए आकाश सक्सेना पर मंथन चल रहा है। अजय गुप्ता, भारत भूषण गुप्ता का पैनल तैयार किया गया है। खतौली सीट के लिए रुपेंद्र सैनी, सुधीर सैनी का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं प्रदीप सैनी और राजकुमारी सैनी के नाम भी शामिल है इस पूरे लिस्ट में। फिलहाल अंतिम मोहर का इंतजार किया जा रहा है, जो कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लगाया जाएगा। और चलिए अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, देखिए लगातार बीजेपी की तरफ से अभी मंथन का दौर रहा और अब केंद्रीय नेतृत्व के पास वो तमाम लिस्ट जो समीकरण साधते हुए जो कैंडिडेट सटीक बैठता है उस पर मुहर लगाई जाएगी। फिलहाल अलग अलग सीट की अगर मैं बात करूं तो किसके नाम जो हैं इस रेस में सबसे आगे बने हुए हैं इन तीनों ही सीटों पर? देखिए, आपको सबसे पहले बता दूं कि कमर कस ली है भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी जहां रामपुर और मैनपुरी की अगर बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं उसको जीतने की कवायद है। और साथ ही साथ एक चुनौती भी कि खतौली की जो सीट थी जो विक्रम सैनिक से रिक्त हुई है, उस पर कब्जा बरकरार रखने की भी एक चुनौती है। वही अगर बात करेंगे समाजवादी पार्टी की तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव रहेगा कि कैसे अपनी दोनों सीट को रिटेन करें। चाहे वो रामपुर विधानसभा की बात करेंगे, चाहे मैनपुरी लोकसभा की सीट की बात करेंगे, दोनों गढ़ माना जाता है। और साथ ही साथ आरएलडी के साथ गठबंधन को एक बार और मौका मिला है कि
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खतौली में अपना एक परचम लहरा सके और जो भारतीय जनता पार्टी से रिक्त हुई है सीट विक्रम सैनी की सजा के बाद उस पर कैसे दबाव बना सके। हालांकि बात करेंगे मैनपुरी लोकसभा की तो वहां पे डिंपल यादव हैं, अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है और पूर्व सांसद हैं कन्नौज की। एक बार उन पर दाव लगाया है अखिलेश यादव ने और निश्चित तौर से मैनपुर की नेताजी की सीट रही है, उनके निधन के बाद खाली हुई तो कहीं ना कहीं सिंपैथिक वोट की जरूर दरकार होगी और अखिलेश यादव कल वहां मौजूद रहेंगे, तमाम उनके परिवारजन वहां पे मौजूद रहेंगे। पर सबसे अहम चीज अगर हमें देखनी पड़ेगी कि इस पूरे प्रकरण में अभी तक चुप्पी बना रखी है शिवपाल यादव चाचा, जो उनके चाचा हैं। लगातार करीबी देखने को मिली थी जब नेताजी का निधन हुआ था, परिवार के साथ थे और लगातार परिवार वालों के साथ में उनका बैठना उठना दिख रहा था। अखिलेश यादव के साथ लगातार हर एक जगह उनको देखा गया था, चाहे हरिद्वार की बात करेंगे, चाहे फूल चुनने की बात करेंगे, चाहे अंतिम घड़ी में उनके जो अंतिम यात्रा थी उसमें भी अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव लगातार दिखे थे। पर इस मामले में अभी तक चुप्पी साधी हुई है। कहीं ना कहीं ये भी बात चली थी कि मैनपुरी से चुनाव खुद लड़ सकते हैं या बात सामने में निकल गई थी कि अपने बेटे आदित्य यादव पे भी दांव लगा सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले से चुप्पी साधा की और माना जाता है कि आज 1:30 बजे गाजियाबाद में प्रेस से संबोधित होंगे तो क्या कुछ निकलते हैं, ये अहम चीज रहने वाली होगी कि शिवपाल यादव का स्टैंड किस तरीके से है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जो कि सहयोगी पार्टी रही थी 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव हुए, उन्होंने मैनपुरी लोकसभा से अपना प्रत्याशी उतारा तो कहीं ना कहीं जो एक टीम थी जो अखिलेश यादव के सहयोगी दल थे उसमें कहीं ना कहीं टूट जरूर देखने को मिली। क्या इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है अखिलेश यादव को, ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर में जब चुनाव हुआ था उसमें अखिलेश यादव ने दूरी बना के रखी थी, क्या इस बार भी मैनपुरी और रामपुर के चुनाव और खतौली के चुनाव से अखिलेश यादव दूरी बनाते हैं या फिर अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए वोट मांगने निकलते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव अगर वोट मांगने नहीं निकलते हैं तो कहीं ना कहीं भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और ये सीधा संदेश जाएगा जनता के बीच में कि अखिलेश यादव अभी भी क्या परिवार के सदस्यों के लिए, क्या अपनी सीट के लिए, अपनी जनता के लिए, नेताजी की जनता के लिए वहां पे निकलेंगे, वोट मांगेंगे, वोट की अपील करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल अगर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तो जो पैनल को नाम भेजे गए हैं उसमें अगर मैनपुरी की बात करेंगे तो शाक्य जो समुदाय है उस पर दांव लगाती हुई नजर आएगी, जिसमें सबसे बड़ी चीज आ रही है ममतेश शाक्य, रघुराज शाक्य, प्रेमपाल शाक्य और प्रदीप कुमार शाक्य। इसमें ममतेश शाक्य और रघुराज शाक्य का नाम सबसे आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि इनके ऊपर इन दोनों में से किसी को मोहर लग सकती है। वह अगर रामपुर की बात करेंगे तो आकाश सक्सेना, अजय गुप्ता और भरत भूषण गुप्ता इनके नाम भेजे गए हैं, जिसमें अजय गुप्ता और आकाश सक्सेना का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। वही खतौली बात करेंगे तो सैनी परिवार की तरफ ही जाती हुई नजर आती है। रूपेंद्र सैनी, सुधीर सैनी, प्रदीप सैनी और राजकुमार सैनी, इनके नामों पर चर्चा हुई है और इन नामों का पैनल भेजा गया है शीर्ष नेतृत्व को। माना जा रहा है कि आज देर शाम या कल सुबह तक इनमें से जो प्रत्याशी होंगे उनकी जो घोषणा है वो शीर्ष नेतृत्व द्वारा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बहुत बड़ा एक समीकरण बैठने को मिलेगा। जिस तरीके से निकाय चुनाव होने वाले हैं दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में, माना जा रहा है कि निकाय चुनाव आपको देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। सेमीफाइनल है, उसके पहले साफ संदेश जाएगा 2024 के लिए। आज बीजेपी एक बड़ी बैठक कर रही है दिल्ली में। जो संगठन मंत्री हैं BL संतोष, वो कहीं ना वहाँ बैठक करो 24 का समीकरण की बात होगी। उसको मद्देनजर रखते हुए भी ये चुनाव जो उपचुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेंड रहा है किसी चुनाव को भी हल्के में नहीं लेती है, किसी चुनाव को भी बहुत लाइट वे में नहीं लेती है, सभी चुनाव में प्रॉपर चुनाव मूड में रहती है। प्रॉपर जो उनके स्टार प्रचारक हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे, तमाम जो अभिनेता से नेता बने हैं उनकी बात करेंगे, बड़े जो मंत्री हैं वो बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री जो होते हैं वो हमने देखने को मिला था। चाहे रामपुर की बात करेंगे, आजमगढ़ की बात करेंगे, वो भी वहां पे आपको देखने को मिले थे। तो पूरी दमखम के साथ लड़ती है और किसी चुनाव को हल्के में लेती है। वही हमने देखा था जिस तरह से रामपुर आजमगढ़ की बात करेंगे तो वहां पे अखिलेश यादव दूरी बना रखी थी। ये जो मुकाबला है उसकी स्ट्रैटेजी समझ गई है और इसी के लिए जातिगत समीकरण पर इतने फूक कर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए, क्योंकि दोनों ही किले, अगर खासतौर से मैनपुरी की और मैं रामपुर की बात करूं तो समाजवादी पार्टी का किस तरीके से कब्जा रहा। लोकसभा उपचुनाव में रामपुर में कमाल किया बीजेपी ने, लेकिन अब बारी मैनपुरी सीट की है जो कि लंबे समय से, देखिए 1996 के बाद से लगातार वो समाजवादी पार्टी के ही कब्जे में रही है। तो ऐसे में बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए होगा और ऐसे वक्त में जब कहीं ना कहीं सहानुभूति का वोट भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। निश्चित तौर से बहुत बड़ी चुनौती है और
निश्चित तौर पे ये निगाहें हैं दोनों जगह, चाहे रामपुर की बात करेंगे चाहे मैनपुर की बात करेंगे। एक सीधा संदेश जाएगा, अगर वहां से आप जीतते हैं तो कहीं ना कहीं गढ़ में आप सेन लगाने में कामयाब होते हैं। पर सबसे बड़ी चुनौती अगर आप मानेंगे तो समाजवादी पार्टी की रहेगी। समाजवादी पार्टी उन दोनों सीटों पे क्या करती है, क्या वही गलती फिर से दोहराते नजर तो नहीं आएंगे? अखिलेश यादव जो उनके ऊपर ठप्पा लगा था कि वो एसी कमरे में बैठते हैं, एसी कमरे से निकले नहीं थे, अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए थे आजमगढ़ में जहां से वो सांसद थे, और रामपुर जहां से आजम खां जो कि कदावर नेता हैं वो वहां से चुनाव लड़े थे और जीते थे समाजवादी पार्टी के लिए। दोनों गढ़ बचाने में नाकामयाब हुई थी और क्लीन स्वीप मारा था समाजवादी पार्टी ने। सबसे बड़ी चीज होगी, नेताजी के निधन के बाद ये पहला चुनाव है जब अखिलेश यादव सिंपैथिक वोट के लिए जाएंगे। निश्चित तौर से उनके पिता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो सीट रिक्त हुई है वहां पे सिंपैथिक वोट पड़ने की उम्मीद है और सबसे करीबी देखा जा रहा था। इस पे लगातार मंथन चला था, तमाम नाम भी सामने आए थे। तेज प्रताप यादव का नाम सामने आया था, शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव के नाम की चर्चा हुई थी, कैसे जिम्मेदारी बांटती है समाजवादी उसमें कहीं ना कहीं देखा ये गया भी सबसे देखना करीबी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव का नाम जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहा था, लेकिन डिंपल यादव को प्रत्याशी बना दिया गया। तो तेज प्रताप यादव कितनी अहम भूमिका इस उपचुनाव में निभाते हैं ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया मनीष आपका महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। लखनऊ से अब खबर, जहां उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी। आज बीजेपी उपचुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट दिल्ली भेजेगी। शनिवार को कोर कमेटी की बैठक में कई नामों पर मंथन हुआ। रामपुर, मैनपुरी, खतौली सीट को लेकर नामों पर चर्चा हुई। तो देखिए, बड़ी अपडेट आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। आज बीजेपी उपचुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट दिल्ली भेजेगी और दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से देखिए उस पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी, उस लिस्ट पर, उस पैनल पर जो कि डिस्कस किया गया है शनिवार को बैठक के दौरान। रामपुर, मैनपुरी, खतौली सीट को लेकर नामों पर चर्चा हुई है। तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी की ये बड़ी तैयारी है, जो कि देखिए बैठकों का दौर भी जारी रहा और किस तरीके से मंथन किया गया कल। अलीगढ़ में घर से परीक्षा देने निकले एक ही स्कूल के 3 छात्र स्कूल के गेट से अचानक लापता हो गए। लापता तीनों छात्र एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बताए जा रहे हैं। बता दें कि गांधी पार्क थाना इलाके के एचबी इंटर कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नाबालिग बच्चों के परिजन प्रिंसिपल के पास शिकायत बच्चा गायब होने के लेकर पहुंचे थे। प्रिंसिपल शिकायत को सुनने के बाद दंग रह गए और आनन फानन में पुलिस को सूचना दे दी गई। 3 बच्चों के अचानक गायब होने की शिकायत को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में थाना अध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ स्कूल परिसर में पहुंच गए। उस दौरान बच्चों के परिजनों में बेहद नाराजगी थी। पूरा घटनाक्रम बच्चों के परिजनों ने स्कूल प्रशासन के अलावा पुलिस को बताया। 3 बच्चों के गायब होने के बाद पुलिस भी एक्टिव हो गई। तत्काल थाना अध्यक्ष स्कूल में चले गए और वहां से बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तलाशने में जुट गए। सिंह नाम है मेरा बच्चा हीरालाल बारे सैनी में कक्षा 8 का विद्यार्थी है और सुबह एग्जाम के टाइम में मैं यूनिफॉर्म के निकला है और 11 बजे यहाँ से फ्री हो जाते हैं और अभी तक कोई अता पता नहीं है सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? सर उसके पास यार दोस्त जितने भी हैं, हमारे जितने भी गेस्ट वो जानने वाले हैं, आसपास के रिश्तेदार हैं, सबसे पता कर लिया, कहीं भी नहीं पहुँचा है। तो पुलिस को शिकायत दे दी आपने? हाँ सर, पुलिस को शिकायत दे दी है और स्कूल में भी हमने छानबीन करा ली है। यहाँ प्रेजेंट नहीं है बच्चे। गोपाल सिंह नाम है मेरा बच्चा हीरालाल बारे सैनी में कक्षा 8 का विद्यार्थी। नाम दुर्गेश शर्मा है। हाँ। मेरा बेटा सुबह घर से निकला है 9 बजे पेपर देने के लिए और वो घर पहुंचा नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ता था? 8th क्लास में था। किस स्कूल में? हीरालाल बारे सैनी। तो एग्जाम देने आया था यहाँ पे? हाँ, एग्जाम देने आया था। तो कितने टोटल बच्चे हैं? एक डी के छात्र थे और तीनों एक ही क्रम के छात्र हैं और तीनों दोस्त हैं और आज वो परीक्षा देने नहीं आए हमारे। बकाया पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी जो भी करेगी। कॉलेज कैंपस में आते हुए दिखाई दिए कहीं? नहीं, 2000 बच्चों का पेपर था, एक एक बच्चे को देखना संभव ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए हो? अब वो चेक कराएंगे कल। कंप्यूटर वाला बाहर रहता है शहर से, उसे कल सुबह। मथुरा से अब खबर, जहां आबकारी की टीम की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब की 144 बोतलें समेत शराब जब्त।
लग्जरी कार से की जा रही थी अवैध शराब की तस्करी। पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत करीब 1,50,000 रुपए। हरियाणा से बिहार जा रहे थे तस्कर। अवैध शराब लग्जरी कार समेत 2 शराब तस्करों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। थाना मांच इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे की टोल प्लाजा की पूरी घटना बताई जा रही है। तो हरियाणा से बिहार लेकर जा रहे थे तस्कर अवैध शराब, और इस दौरान तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। अवैध शराब भी हिरासत में लिया गया है, बरामद हुई है पुलिस को, और साथ ही साथ गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। तो थाना मांच इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां शराब तस्कर आबकारी टीम ने कार्रवाई की और शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता ये हाथ लगी है, जहां 144 बोतलें समेत शराब जब्त की गई है। काशी यात्रा पर आएगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। पीएम मोदी ने बेंगलुरु से ट्रेन को रवाना किया है, जहां बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई। दोपहर 3:35 पर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचेगी ट्रेन। 10 मिनट बाद कैंट से बनारस स्टेशन के लिए रवाना होगी। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन आज बनारस पहुंचेगी। 15 नवंबर को अयोध्या के लिए रवाना होगी। सुबह 5:30 बजे अयोध्या के लिए ट्रेन रवाना होगी। काशी यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को इसकी बेहतर सुविधा अब मिल पाएगी। तो वहीं 14 नवंबर को प्रयागराज के लिए रवाना होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर का ये दौरा है। खास उनका ये दौरा बताया जा रहा है, विशेष कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं, और इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार भी लगाएंगे। दोपहर 2 बजे के बाद गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज से लेकर 2 दिन का उनका ये दौरा है। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर बैठक भी करेंगे सीएम योगी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उनको तमाम जरूरी दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जाएंगे, और गोरखनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। और उसके बाद देखिए, कल सुबह यानी कि सोमवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाएंगे। सोनभद्र से अब खबर, जहां सीएम योगी और राज्यपाल के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा है जिला प्रशासन। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस में शामिल होंगे सीएम। कार्यक्रम के दौरान सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 5100 जनजाति को वनाधिकार के तहत पट्टे दिए जाएंगे। तो बड़ी अपडेट है। देखिए, संभावित दौरा है और उसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां अभी से ही तेज कर दी हैं। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित भी करेंगे। 5100 जनजाति को वनाधिकार के तहत पट्टे दिए जाएंगे। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी, और इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तमाम इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं, ताकि दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के कोई भी अव्यवस्था ना हो। राज्यपाल भी क्योंकि मौजूद रहेंगी, और विशेष कार्यक्रम 15 नवंबर को है। लखनऊ से अब खबर, जहां 7 दिन के नोटिस पर आहूत हो सकेगा विधानसभा का सत्र। विधानसभा की नियमावली में 64 साल बाद यह संशोधन हो रहा है। विधानसभा सत्र 14 दिन के नोटिस पर आहूत किया जाता है, लेकिन 14 दिन की जगह अब 7 दिन के नोटिस पर आहूत हो सकेगा विधानसभा का सत्र। जनप्रतिनिधियों के सवालों के जवाब सॉफ्ट कॉपी में विभागों को भेजने होंगे। नियमावली में जटिल शब्द भी हटाए जाने की प्रक्रिया जारी है। विधायक 1 दिन पहले नोटिस देंगे, जिससे विभाग जवाब भेज सके। भाषा की जटिलता भी दूर करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। डेंगू और कोविड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जरूरी निर्देश दिए हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए बेहतर सर्विलांस पर जोर। डेंगू के मरीजों की घर घर स्क्रीनिंग के निर्देश। डेंगू से बचाव के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनेंगे। तो वहीं बेहतर सर्विलांस जरूरी, घर घर कराएं स्क्रीनिंग। अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेड मिले। अन्य संचारी रोगों की प्रदेश स्तर पर समीक्षा हो। प्लेटलेट्स की जांच बेहतर करें। ये सीएम योगी आदित्यनाथ के जरूरी दिशा निर्देश हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।